हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एज यू नो दैट रेट क्या है, एक स्पीड है जिस पर एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, मतलब कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ओवर द टाइम। तो इसको सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन एज यू नो दैट कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम यहाँ पर कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट की तो ऑब्वियस है कि रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कंजप्शन जो है उसका ज़्यादा होगा अगर अमाउंट ज़्यादा है, और प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। फिजिकल स्टेट, जैसे रिएक्शन अगर गैसियस फॉर्म में है तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट, if the reactant present in gaseous state, then it occur easily, then its rate is should be higher, right। next टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का वैसे तो हम ली चैटरले प्रिंसिपल हम लगाएंगे, बट मोस्टली क्या होता है, जो टेम्परेचर होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करती है। और अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो वो जो रेट है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस हो जाता है, मतलब थ्राइस हो जाता है। ठीक है, ट्वाइस और थर्ड टाइम तक वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो जैसे आप लोगों ने कैटलिस्ट जानते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। surface area, smaller the surface area, smaller the molecule take part into the reaction, hence greater the surface area, faster will be the rate of reaction। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर किसी की कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब लोअर एनर्जी होगी तो आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा, और आसानी से एक्टिवेट होगा तो आसानी से रिएक्शन देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल से फैक्टर्स हैं जो आपके 2 नंबर में कभी कभार आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से, आपके समझ में भी आ जाएगा। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। द रेट लॉ इज़ द expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant, with each term raised by some power, may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in the balanced chemical equation। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि रेट लॉ में हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंजेस के बेसिस पर पावर लेते हैं। ये पावर ज़रूरी नहीं है उतनी ही हो जितने मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है। जैसे यहाँ पर एक रेट लॉ जो लगाया गया है, और रेट लॉ देखिए आप, एक रिएक्शन है ए, स्मॉल ए इज़ द कोफिशिएंट, मतलब जैसे अगर हम रिएक्शन लिखते हैं ना 2N2 + 3H2, तो इसका मतलब क्या है, 2 जो ये है वो ए हो गया, कोफिशिएंट हो गया, और N क्या है यहाँ पर, कैपिटल ए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये देखिएगा, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इट गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ पर ये हमें मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन, दैट इज ए बी सी डी, मतलब इतने मॉलिक्यूल रिएक्शन में प्रेजेंट हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे रेट लॉ क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टिंग। तो देखिए ए जो है, ए की पावर ली गई है एक्स, यहाँ पर बी की पावर ली गई है वाई। ठीक है ना, तो ये पावर्स चेंज क्यों है, पावर ए और बी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स इतने प्रेजेंट हैं। लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट होते हैं, क्या सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स देंगे जिनका नंबर एक्चुअल में, जिनकी कंसंट्रेशन एक्चुअल में चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल। तो आ गया x इंटू वाई। यहाँ पर
हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, दैट इज़ के, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था माइनस डी आर ओवर डी टी। माइनस डी आर ओवर डी टी क्या था, चेंज इन द कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट ओवर टेकिंग टाइम, और इज इक्वल्स टू कितना हो गया, के ए टू द पावर एक्स एंड बी इंटू बी टू द पावर वाई। यहाँ पर देखिए एक टर्म जो आपको समझना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पे जो x और y है ये a और b से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी क्लास में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट है और कोई टीचर क्लास ले रहा है या मैं ही क्लास ले रहा हूँ, तो उन 50 स्टूडेंट्स में से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 50, इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया 50। लेकिन क्या सारे के सारे बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उनके माइंड में वो चीज़ आ पा रही है? ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट की क्लास है तो क्या 50 के 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो क्या 50 के 50 स्टूडेंट्स को आफ्टर द क्लास वो चीज़ समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब a प्लस बी और एक्स वाई अलग अलग है। जैसे 50 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन इज़ 50, total number of students present in that class is 50, while the change in the concentration of the molecule is not 50। मान लेते हैं उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, उस क्लास का फ़ायदा कितनों को हुआ, सिर्फ 10 को, बाकी 50 तो बैठे थे ना खाली। तो वैसे ही x प्लस वाई क्या होगा, चेंज इन द कंसनट्रेशन, चेंज इन द एक्चुअल कंसनट्रेशन, जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल अपने कंसनट्रेशन को चेंज कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स का नंबर ये है, ना कि a प्लस बी। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका रेट लॉ। ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेट लॉ से ही आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको रेट लॉ लिखना आना चाहिए। ठीक है, और रेट लॉ का जो पावर होता है x प्लस वाई, उसका जो सम होता है, ठीक है, रेट लॉ में जो भी पावर होती है उसका जो सम होता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 और nth, कुछ भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेट लॉ लिख रखा है, रेट बराबर k, जो ऊपर लिखा था हमने x a की पावर x b की पावर y, तो हम इसको ऐड कर देते हैं x प्लस वाई, तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, किसी कंपाउंड का रेट लिखा हुआ है कि a की पावर हाफ b की पावर 3/2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा, देखो 3/2 -1, तो -1 आया तो 3/2 में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ। उससे पहले आपको रेट लॉ आना चाहिए, रेट लॉ पता होना चाहिए। अब यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की, जैसे के की यूनिट क्या होती है, तो देखो रेट ओवर रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेट ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, तो के बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, जो हमने रेट का यूनिट पहले निकाल रखा था, ओवर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ही ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 - n। ठीक है, और आ जाएगा इसका टाइम। बात समझ में आ गई? तो जो भी कंसंट्रेशन की पावर है, इसका एक बहुत सिंपल सा क्या कहते हैं ये है, ये इसको जनरली आप याद रख लेना, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आप याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि 1 मार्क्स में आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है। ठीक है जी, अब आती है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जैसे अभी हमने क्या कहा था, 50 बच्चे अगर इस क्लास में हैं तो 50 क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
those actual change their concentration during the reaction is called order of reaction। ठीक है, तो वही है यहाँ पे मॉलिकुलरिटी। तो जैसे हमारे पास मान लो 50 बच्चे थे तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 50, और लेकिन सिर्फ 10 बच्चों को समझ में आ रहा है या 20 बच्चों को समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 10 और या 20। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। द नंबर रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। The reaction can be unimolecular for a multiple step reaction। Rate is determined by the slowest step in the reaction। ठीक है, देखो मैं इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देता, मतलब बता देता हूँ, उसके बाद ये लाइन को डिफाइन वो करूँगा एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो क्या है, 2N2O2 2O2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 3, कितने हैं 3। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, ठीक है ना, और मिनिमम कितनी हो सकती है 0, क्योंकि क्या पता रिएक्शन हो ही ना रही हो, या हो रही हो तो चेंज इन कंसनट्रेशन 0। ठीक है, तो जैसे स्टेप 1 आता है, स्टेप 1 में क्या है NO + O2 इट गिव्स NO2, K1 की प्रेजेंस में हो रही है। स्टेप सेकंड क्या आता है NO3 + NO K2, ये आया। दूसरा वाला स्टेप स्लो है, आपने SN1 और SN2 पढ़ा होगा। स्टेप स्लो क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। स्लो स्टेप में को हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, मतलब वो स्टेप जिसमें हम रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रेट जो है स्लो स्टेप रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो अल्टीमेट रिएक्शन है, रिएक्शन में टाइम कितना लग रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू रेट इज डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पे आ गया K2 NO NO3। अब NO तो आ गया इधर, और जो NO3 है तो NO3 का जो फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, NO पर और O2 पर। तो NO3 का जो फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, NO पर और O2 पर। तो यहाँ पर NO3 की जगह हमने लिख दिया NO और O2। तो 2NO हो गए तो कितना हो गया स्क्वायर, और ये आ गया O2। तो टोटल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3 आ गया। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली इन तीनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। H2 + Cl2 इट गिव्स 2HCl। इसका रेट, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसका रेट जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, H2 पर भी डिपेंड नहीं करता और Cl2 पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 0। बट इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए H2 का एक मॉलिक्यूल है, Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, दोनों को जोड़ दो कितने हो गए 2, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की चेंज नहीं होती है। होता क्या है यहाँ पे, आप कहेंगे फिर तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये HNu लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में हो रही है, और एटमॉस्फेयर में जो H2 का अमाउंट प्रेजेंट है और जो Cl2 का अमाउंट प्रेजेंट है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, राइट। बहुत ह्यूज अमाउंट में होने के कारण ये क्या करता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में होने के कारण इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बहुत लिटिल अमाउंट में बनता है। तो जो चेंज इन द कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है हमारा 0। तो ये होती है मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। आज मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन क्लास में, देखो हम कहाँ तक जा पाते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो कि आपका उसमें भी आएगा, सिलेबस में भी आएगा, तो इंटीग्रेटेड रेट टेस्ट में भी आएगा। तो ये हम अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म है, वो दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं एक बार, ताकि मैं सिर्फ डेरिवेशन वहाँ बताऊँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है आपका जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो। और फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा सिर्फ एक एटम पर या एक मॉलिक्यूल पर। ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।